वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। और भाई आप लोगों के सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। तो चलो भाई सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो सब्जेक्ट है मैं अभी इस वीडियो में हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ, बट बहुत जल्दी इंग्लिश मीडियम की भी स्टार्ट कर दूँगा। उन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाली वीडियोस का। तो चलो भाई अपना सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस में भाई आप लोगों को पता ही होगा, इस सब्जेक्ट में आप लोगों की टोटल 3 यूनिट है। अब 3 यूनिट में पहली यूनिट का नाम है भाई आप लोगों का वैश्वीकरण, और इसके अंदर टोटल भाई आप लोगों के 2 चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर। फिर दूसरी यूनिट है भाई आप लोगों की ये समकालीन विश्व वाली, इसमें आप लोगों के भाई टोटल 3 चैप्टर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और थर्ड यूनिट है भाई आप लोगों की ये वाली समकालीन विश्व मुद्दे वाली, इसमें भाई आप लोगों के टोटल 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर आप लोगों का ये है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप लोगों के 2 चैप्टर और ये यहाँ पे दे रखे। इट मीन्स गाइज आप लोगों के इस सब्जेक्ट में टोटल 3 यूनिट हैं, और उन 3 यूनिट में टोटल 8 चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। तो आज इस वीडियो में भाई हम कंप्लीटली जो फर्स्ट चैप्टर है उसे पढ़ा देंगे, और बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा भाई, इस सब्जेक्ट के कंप्लीटली नोट्स जो हैं वो रेडी हैं। तो अगर आप लोगों को भाई नोट्स वगैरह लेने हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इजीली जो है अपने नोट्स ले सकते हैं। तो चलो भाई अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, तो मेरे इंस्टाग्राम यूज़र नेम आप लोगों का आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप जो है इसे फॉलोअप करके मेरे से यहाँ पे डाउट जो है किसी चीज़ के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो भाई आप लोगों के चैप्टर का जो नाम है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आपकी यूनिट का नाम है वैश्वीकरण और चैप्टर का नाम है अर्थ और वाद विवाद। यानी कि इस पूरे सब्जेक्ट में ही हम भाई वैश्वीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो वैश्वीकरण का मतलब समझेंगे, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, साथ ही साथ भाई वैश्वीकरण के कुछ मुद्दे हैं, वाद विवाद है, वो सब पढ़ेंगे। तो टेंशन मत लो भाई, अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले भाई परिचय से बात करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले छोटा सा वैश्वीकरण का मतलब समझते हैं, क्या होता है वैश्वीकरण का मतलब। तो फर्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व और एकीकरण। तो फर्स्ट पॉइंट में भैया आप लोगों को वैश्वीकरण का मतलब समझ में आ रहा होगा। जो वैश्वीकरण है ना, ये किससे मिलकर बना है भाई, विश्व। विश्व मतलब आप जानते हो भाई पूरी धरती जो है, हमारी पृथ्वी जो है, उसे कहते हैं हम विश्व। और दूसरा शब्द है भाई यहाँ पे एकीकरण। एकीकरण मतलब एक होना। अब आप बोलोगे ये कैसे है, इसका क्या मतलब है। तो आप जानते हो भाई पूरे विश्व में जो है बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारे देश होते हैं। तो बहुत सारे देश जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट कैसे, यानी कि पहले के टाइम पे देखो क्या हुआ करता था, देश तो भाई पहले के टाइम पे भी थे, लेकिन वैश्वीकरण जब नहीं था तो क्या होता था, ये देश जो है आपस में कोई भी व्यापार नहीं करते थे। कोई भी लोग जो है एक दूसरे के देश में बहुत ही कम जाया करते थे, और जो भी जाया करते थे उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हुआ करती थी। कोई भी विचार एक दूसरे के देश में नहीं जाया करते थे, कोई भी संस्कृति नहीं जाती थी, कोई भी पैसे वैसे एक दूसरे के देश में पहले के टाइम पे नहीं जाया करते थे। लेकिन जब से भाई वैश्वीकरण आया है ये सब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। अब क्या होता है भाई, हम व्यापार भी बहुत अच्छे से करते हैं सभी देशों के साथ, और सभी देश भाई आपस में क्या करते हैं, घूमना फिरना भी करते हैं भाई लोग एक दूसरे से, वहाँ पे विचार भी आदान प्रदान होता है, मतलब सब कुछ जो है आपस में कनेक्ट होगा सारे देश आज के टाइम पे देखे तो। और इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक तरीके से सारे देश जो हैं वो पूरे एक तरीके से जुड़ गए हैं, एकीकरण हो गया उन लोगों का। पूरे विश्व का भाई एक साथ जुड़ना, आपस में कनेक्ट हो जाना, इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। आई होप आप लोगों को वैश्वीकरण का मतलब जो है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में रूपांतरित करके वैश्वीकरण कहा जाता है। तो भाई वैश्वीकरण को इंग्लिश में आप लोगों को पता ही होगा भाई ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। अब सिर्फ भाई ग्लोबलाइजेशन ही नहीं बोला जाता वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण के भाई और भी बहुत सारे नाम हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि भाई वैश्वयान, दूसरा है भाई आप लोगों का पृथ्वीकरण, तीसरा है भाई आप लोगों का भूमंडलीकरण, और चौथा है आप लोगों का जगतीकरण। तो ये जो सारे नाम देख रहे हो ये सारे भाई वैश्वीकरण के ही नाम हैं। तो आप लोगों से अगर पेपर में वैश्वयान बोल दे, पृथ्वीकरण बोल दे, या भूमंडलीकरण बोल दे, या जगतीकरण बोल दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, सारे वैश्वीकरण के ही नाम है, यानी कि इन सब का मतलब वैश्वीकरण ही है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। अब इस पॉइंट में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कराया भाई वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या कह रहा है भाई कि वैश्वीकरण ना एक प्रोसेस है, एक
प्रक्रिया है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु और सेवा वगैरह होती हैं, या पैसा बोल सकते हो आप, या पूंजी बोल सकते हो, या लोग भी आप बोल सकते हो, या विचार, लोगों की जो थिंकिंग होती है वो भी, साथ ही साथ संस्कृति, कल्चर वगैरह, ये सब जो है एक देश से दूसरे देश में जाता है। तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है भाई, अवरोध जो है यानी कि रुकावटें, पहले के टाइम पे क्या हुआ था, जब देश जो है आपस में कनेक्ट नहीं होते थे, व्यापार वगैरह कुछ नहीं करते थे, तो उसके पीछे रीजन भी तो होगा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि भाई बहुत सारी रुकावटें थी। उन सारे देशों ने अलाउ ही नहीं कर रखा था, उन सभी देशों ने अलाउ नहीं कर रखा क्या कि भाई हमारे देश में लोग आए या हमारे देश से कोई व्यापार करे या हम दूसरों से व्यापार करें, ऐसा अलाउ नहीं कर रखा था। उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, रुकावटें लगा रखी थी। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया है, ये सारी रुकावटें जो है कम होती चली गई, समाप्त होती चली गई। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में और अच्छे से समझाया है भाई वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो पढ़ते हैं भाई, पूरे विश्व का सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में काम करना है। तो यानी कि इस पॉइंट में भाई बताया साफ सीधा सा मतलब, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि जो पूरा हमारा विश्व है, जो पूरा हमारा वर्ल्ड है, इसमें आप जानते ही हो भाई बहुत सारे देश हैं। तो ये सारे देश जो हैं आपस में तालमेल बना के काम करते हैं और सहयोग के साथ, यानी कि एक दूसरे की मदद करके काम करते हैं। और एक तरीके से देखें तो हम पूरा बाजार ही बन गया है। इन लोगों ने व्यापार करते तो पूरा विश्व बाजार ही बन गया ही है, जहाँ पे सामानों का आदान प्रदान हो रहा है, लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, पूंजी का आदान प्रदान हो रहा है। बाजार में भी आप देखोगे तो बाजार में भी क्या होता है, आप पैसा देते हो, सामान लेते हो, तो आदान प्रदान होता है ना। तो एक तरीके से ये भी जो है एक टाइप से बाजार बन गया है। तो इस वजह से यहाँ पे बाजार वर्ड का यूज़ किया गया है। तो इन सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये समझाया गया है कि वैश्वीकरण का मतलब है कि एक विश्व का बाजार, जिसमें क्या होता है, जो सारे देश होते हैं वो आपस में सहयोग करते हैं और आपस में समन्वय करते हैं, यानी कि तालमेल से जो है सारे अपने काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करके अपना काम करते हैं। इसी चीज़ को भाई वैश्वीकरण बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा वैश्वीकरण का जो है मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भाई वैश्वीकरण में मैंने आप लोगों को बताया भाई चीज़ों का एक देश से दूसरे देशों में आदान प्रदान होता है, ना सिर्फ वस्तुओं का, लोगों का भी एक देश से दूसरे देश में आना जाना, ये भी वैश्वीकरण है। भाई अगर हमारे विचार भी जा रहे हैं, मान लो हमारी विचार या संस्कृति भी एक देश से दूसरे देश में जा रही है, इस चीज़ को भी वैश्वीकरण कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में भाई आप लोगों को यही बताया गया है कि एक धारणा के अनुसार वैश्वीकरण में निम्नलिखित प्रकार के प्रवाह होते हैं। प्रवाह मतलब यानी कि यही कि एक देश से दूसरे देश में जो चीज़ें आती जाती हैं, इसे ही प्रवाह बोला जाता है। तो ये भाई बहुत टाइप के होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आती जाती है। तो क्या क्या चीज़ें आती जाती हैं भाई, कुछ यहाँ पे बताई हुई है मैंने। जैसे कि भाई पहली चीज़ है विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में पहुँचना, यानी कि सिंपली बोले तो विचार जो है विश्व के एक हिस्से से दूसरे देश में जो है विचार पहुँच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की बहुत सी विचार जो हैं, अमेरिका के लोग जो मानते हैं वो बहुत से हम इंडियन भी मानते हैं। तो ये विचार आया कहाँ से, अमेरिका की तरफ से ही तो आया। और क्या चीज़ों का भाई आदान प्रदान होता है, और भाई वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। साथ ही साथ भाई व्यापार होता है और बेहतर आजीविका की तलाश में भाई दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों की सुगम आवाजाही होता है, यानी कि व्यापार भी होता है एक देश से दूसरे देश में, साथ ही साथ भाई लोग भी एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं वैश्वीकरण के अंदर। और साथ ही साथ भाई मनी यानी कि पूंजी का भी एक देश से दूसरे देश में आना जाना होता है बिना रुकावट के। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका भाई हमसे कुछ खरीदेगा तो पैसा तो देगा ना, तो पैसा तो आएगा ही। और मान लो हमें अमेरिका से कुछ खरीदना तो हम भी तो पैसा देंगे ही ना, तो पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। आई होप आप लोगों को भाई वैश्वीकरण का जो पूरा मसला है ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी भाई डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि अर्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं भाई पेपर की दृष्टि से। तो कम से कम 3 डेफिनेशन याद रखना, और पेपर में अगर वैश्वीकरण के बारे में पूछे तो ट्राई करना ये 3 परिभाषा भी लिखो। इससे क्या है, आप लोगों के नंबर जो हैं वो थोड़े इंक्रीज होने में हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो भाई पहले पढ़ते हैं राघवन के अनुसार। भाई अब राघवन क्या है भाई, ये एक पढ़े लिखे बहुत विद्वान इंसान थे। तो इन्होंने बताया भाई वैश्वीकरण का मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या था। तो पढ़ते हैं भाई, विश्व के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक मंच पर होता है तब वैश्वीकरण का संकेत मिलता है। तो ये क्या कहते हैं भाई, सिंपल अर्थों में ये कहते हैं जो विश्व है, विश्व में अगर भाई सामाजिक प्रॉब्लम हो रही है, या आर्थिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या सांस्कृतिक प्रॉब्लम हो रही है, या मानव से रिलेटेड कुछ भी समस्या आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो
उन सारी प्रॉब्लम का जब समाधान सारे देश आपस में मिलकर करते हैं, यानी कि विश्व के एक मंच पर करते हैं, यानी कि सब लोग जो है एक साथ मिलकर करते हैं सारे देश, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम वैश्वीकरण कहते हैं। तभी हम जो है हमें वैश्वीकरण का संकेत मिलता है कि हाँ भाई वैश्वीकरण हो रहा है। और ये चीज़ भाई मैंने आप लोगों को ऊपर भी पढ़ाई थी कि वैश्वीकरण क्या है भाई। वैश्वीकरण एक बाजार है जहाँ पे क्या करते हैं सभी देश भाई आपस में तालमेल के साथ और एक दूसरे की मदद के साथ जो है काम करते हैं। चलो भाई अब पढ़ते हैं हम दूसरे बंदे की। तो दूसरे बंदे कौन है भाई, हमारे एस.के. दुबे के अनुसार। ये भी भाई बहुत पढ़े लिखे विद्वान इंसान थे, तो देख लेते हैं भाई ये भी क्या कहते हैं। वैश्वीकरण में सभी शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया होती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित होती हैं। तो ये क्या कहते हैं भाई, वैश्वीकरण में क्या होता है, ये कहते हैं जो एस.के. दुबे हैं ये कहते हैं वैश्वीकरण में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत सारी प्रक्रिया में कौन कौन सी भाई, शैक्षिक प्रक्रिया भी होती है, आर्थिक यानी कि पैसों से रिलेटेड भी प्रक्रिया होती है, और समाज से रिलेटेड भी बहुत सारी जो है काम होते हैं, क्रियाएं होती हैं। और ये जितने भी काम है भाई, शिक्षा से रिलेटेड काम, पैसों से रिलेटेड काम, समाज से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वैश्वीकरण में, ये सब क्या होते हैं, ये मानव की कल्याण से संबंधित है। यानी कि ये सारे काम जो हैं भाई ये मानव के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसा बताना चाह रहे हैं भाई ये एस.के. दुबे हमारे। चलो भाई पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, राजकुमारी शर्मा के अनुसार। तो ये भी भाई बहुत पढ़े लिखे विद्वान होंगी, तो देखते हैं भाई ये क्या कहती हैं। ये कहती हैं भाई वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता एवं मानव कल्याण के लिए किए गए विश्व स्तरीय प्रयास वैश्वीकरण में आते हैं। तो भाई राजकुमारी शर्मा राजकुमारी शर्मा कहती है कि विज्ञान जो भाई तरक्की करता जा रहा है ना, वैज्ञानिक जो प्रगति हो रही है, यानी कि विज्ञान जो तरक्की करता जा रहा है, ये भी वैश्वीकरण में आता है भाई। साथ ही साथ आर्थिक समानता, आप देखते होगे भाई जो लोग हैं, अब क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा गरीब होते थे और बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे, मिडिल क्लास कोई भी लोग नहीं हुआ करते थे। अब क्या हुआ, कैटेगरी मिडिल क्लास की भी आ गई है, और अब धीरे धीरे क्या है, लोग सारे अमीर होते जा रहे, धीरे धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ये जो आर्थिक समानता होती जा रही है ना, तो ये भी भाई वैश्वीकरण में आता है। साथ ही साथ भाई मानव की भलाई के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सब भी जो है वैश्वीकरण में आता है। और इन सारी चीज़ों के लिए जब भाई विश्व के सभी देश जो हैं एक साथ होके भाई प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं इन सभी चीज़ों के लिए, तो इसी चीज़ को भाई वैश्वीकरण कहा जाता है, ऐसा बोल रही है राजकुमारी शर्मा जी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अगले हैं भाई हमारे गिडेंस के अनुसार। तो गिडेंस ये भी एक पढ़े लिखे विद्वान इंसान होंगे, तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं भाई क्या कहते हैं, वैश्वीकरण क्या चीज़ है। विभिन्न लोगों और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बढ़ती हुई पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। तो ये कहते हैं भाई गिडेंस, इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। ये कहते हैं कि जो विश्व है भाई, विश्व में आप जानते हो कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग तरीके के क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, और अलग अलग तरीके के लोग भी हैं। तो इन सारे लोगों का आपस में संबंध या आपस में सभी क्षेत्रों का संबंध होना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ऐसा बोलते हैं भाई गिडेंस। आई होप आप लोगों को गिडेंस के अनुसार भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे लास्ट जो हैं वो हैं भाई एंथनी गिडेंस के अनुसार। ये भी भाई गिडेंस ही हैं, लेकिन इनका नाम एंथनी और जुड़ गया, तो ये एंथनी गिडेंस अलग बंदे हैं, ये अलग थे, ये अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं भाई एंथनी गिडेंस, आइए पढ़ते हैं। वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंध ही वैश्वीकरण है। तो इन्होंने भाई और सिंपल लैंग्वेज में बताया है। ये क्या बताते हैं भाई, वैश्वीकरण क्या चीज़ है, ये बोलते हैं जो विश्वव्यापी यानी कि विश्व के लेवल पर जो सामाजिक संबंध है ना, लोगों के जो आपस में सामाजिक संबंध है, देशों के जो आपस में सामाजिक संबंध है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, ऐसा बोलते हैं एंथनी गिडेंस। आई होप आप लोगों को ये चारों पांचों डेफिनेशन जो है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, वैश्वीकरण में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है। तो वैश्वीकरण में भाई क्या होता है, वैश्वीकरण में क्या होता है, एक देश जो है अपनी सीमा से बाहर निकल के यानी कि अपनी बॉर्डर से बाहर निकल के दूसरे देश में जाके उनके साथ भाई क्या करता है, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे आप देखोगे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है क्या कर रहे हैं, बहुत सारे देशों का दौरा करते हैं आज के टाइम पे। वो क्यों करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी देश की सीमा से बाहर निकल के दूसरे देशों में जाते हैं और संबंध बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं भाई, अंततः घरेलू बाजार की शक्तियों का उपयोग करके राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अपना काम करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। लास्ट पॉइंट भाई हमारा ये बोलता है कि जो हमारे देश की सीमा है, हमारे घर की जो सीमा है,
घरेलू मतलब यहाँ पे देश की बात हो रही है, ठीक है। देश हमारा एक तरीके से घर ही तो है, तो अपने देश से भाई बाहर जाके आप कोई भी काम कर रहे हो तो ये सब जो है क्या है, वैश्वीकरण है, ऐसा बोला सिंपल लैंग्वेज में। आई होप आप लोगों को भाई वैश्वीकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा, वैश्वीकरण की परिभाषा समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा वैश्वीकरण का जो है इतिहास जान लेते हैं कि भाई वैश्वीकरण का इतिहास कहाँ रहा है, मतलब कहाँ से निकल के आया है ये वैश्वीकरण, एकदम से तो नहीं आ गया होगा भाई वैश्वीकरण। और मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि भाई पहले जो है वैश्वीकरण नहीं हुआ करता था, देश जो है आपस में सारे कनेक्ट नहीं होते थे, व्यापार वगैरह नहीं करते थे, और एक देश से दूसरे देश में आना जाना भी है लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लोगों को आना जाना नहीं दिया जाता था। तो ये एकदम से वैश्वीकरण कहाँ से निकल के आ गया, जो आज के टाइम पे बहुत ईजिली कोई भी कहीं भी जा सकता है, व्यापार कर सकते हैं हम किसी के साथ भी, भाई विचार एक देश से दूसरे देश में किया जा सकता है। तो ये सब कैसे हुआ, तो चलिए अब यही पढ़ते हैं। अब भाई ये जो वैश्वीकरण का विकास हुआ है ना, इस चीज़ को लेकर भाई वैश्वीकरण, ये विद्वान जो है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनके बीच में भाई आपस में जो है काफ़ी मतभेद है, यानी कि कोई भी एक बात नहीं बोलते, सारे जो लोग हैं वो अलग अलग बात बोलते हैं। कोई कहता है कि भाई ऐसे हुआ है इसका विकास, कोई कहता है ऐसे हुआ है, कोई कहता है ऐसे हुआ है। तो पढ़ लेते हैं भाई हम कैसे कैसे हुआ है। तो भाई कई विद्वान क्या कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि भाई वैश्वीकरण जो है ये 20वीं शताब्दी की देन है, यानी कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी में आ गया। कुछ विद्वान तो ऐसे कहते हैं, जबकि कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं कि भाई एकदम से 20वीं शताब्दी में कैसे आ जाएगा। वो कहते हैं कि भाई ये 20वीं शताब्दी में नहीं आया, कुछ कहते हैं कि भाई 20वीं शताब्दी में आया, लेकिन कुछ कहते हैं 20वीं शताब्दी में एकदम से नहीं आया, बल्कि ये बहुत पुराने काल से चल रहा होगा, यानी कि बहुत पुराना होगा वैश्वीकरण और तब से ही चलता आ रहा है। तो आप लोगों को मतभेद जो समझ में आ ही रहेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, इतिहासकार, साधु, महात्मा, राजा आदि सब धन, शक्ति एवं ज्ञान की खोज में नए नए रास्तों की तलाश करते थे और इसी तरह से वैश्वीकरण का विकास हुआ। भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो है वैश्वीकरण आ गया, जबकि कुछ लोग क्या कहते हैं भाई वैश्वीकरण जो है वो एकदम से 20वीं शताब्दी में कैसे आ जाएगा, ये तो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा होगा, इस वजह से वैश्वीकरण आज भी है, ऐसा कहते हैं। तो भाई ये वाले लोग जो हैं ये आगे और बात बोलते हैं, ये कहते हैं कि भाई पुराने समय से देखो, मैं सबूत देते, ये लोग कहते हैं कि भाई पुराने समय से कैसे चलता आ रहा होगा बताते हैं हम लोग। तो ये कहते हैं भाई जो इतिहासकार होते हैं, जो साधु टाइप के लोग होते हैं, जो महात्मा बहुत बड़े विद्वानी टाइप के लोग होते हैं, और जो राजा वगैरह जो हुआ करते थे, ये पहले के टाइम पे क्या करते थे भाई, धन वगैरह के लिए और पावर पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए और नॉलेज वगैरह लेने के लिए जो क्या करते थे, नए नए रास्तों की तलाश करते थे, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो है आना जाना करते रहते थे ये लोग। तो इसी तरीके से भाई क्या हुआ, वैश्वीकरण का विकास हुआ। इसी तरीके से जो है आज के टाइम पे जो वैश्वीकरण देखते हैं हम, ये निकल के आया। और हमने पढ़ा भी है भाई ऊपर कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में किसी भी चीज़ का आना जाना वैश्वीकरण ही कहलाता है। तो इन लोगों ने भाई यही बोला है कि ये सारे लोग जो हैं पुराने समय में क्या करते थे, धन के लिए, पैसों के लिए, शक्ति के लिए और ज्ञान वगैरह पाने के लिए जो है एक देश से दूसरे देश में नए नए रास्तों की तलाश करते थे, और यहीं से निकल के आया हमारा वैश्वीकरण। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पढ़ते हैं भाई, उदाहरण पढ़ते हैं आप थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे पहला उदाहरण ये दिया गया है आपका कि जो चीन का अपना रेशम मार्ग सुना होगा, चीन का जो है रेशम मार्ग सुना होगा। मान लो ये रहा भाई आप लोगों का विश्व है, ये वर्ल्ड है, तो इसमें क्या है भाई, ये मान लो यहाँ पे है चीन, ठीक है। तो चीन क्या करता था, पूरे विश्व के साथ जो है पुराने टाइम पे वो रेशम जो है भाई कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होता है, आप लोगों को पता ही होगा, रेशम जो है ये कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होता है। तो रेशम जो है इसका व्यापार करता था चीन पुराने टाइम पे बाहर के देशों के साथ, और जिन रास्तों से ये व्यापार करता था, यानी कि माल छोड़ छोड़ के आता था, तो इन्हीं मार्गों को कहते हैं हम रेशम मार्ग। और इन मार्गों को भाई जब आज के टाइम पे पढ़ा गया, देखा गया, स्टडी की गई इन मार्गों की, इन रास्तों की, तो भाई देख के समझ में आता है कि भाई विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपस में कनेक्ट हो रहा है इन रास्तों के जरिए। तो इस वजह से ही भाई ये जो रेशम मार्ग वाला जो उदाहरण मैंने दिया है, तो ये इसे हम कह सकते हैं जो वैश्वीकरण है ना, ये इसका प्राथमिक चरण है, यानी कि प्रारंभिक चरण है। इन सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो ये रेशम मार्ग वाला जो अभी सीन आप लोगों को समझाया है, तो ये बोल रहे हैं ये जो रेशम मार्ग है ना, तो वैश्वीकरण सबसे पहले यहीं से आया होगा, ये फर्स्ट स्टेप है वैश्वीकरण का, फिर बाद में धीरे धीरे करके जो है और चीज़ें आएंगी, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेप तो भाई बता दिया मैंने कि पहला स्टेप वैश्वीकरण से कहाँ से निकल के आया, उदाहरण दे दिया मैंने आप लोगों को, रेशम मार्ग। तो दूसरा स्टेप पढ़ते हैं भाई, दूसरा ये बोलते हैं और आगे कहाँ से बढ़ा भाई वैश्वीकरण, यहाँ से शुरुआत हुई, तो फिर यहाँ पे बीच में मतलब
कुछ समय बाद और भी तो भाई वैश्वीकरण फैला होगा। तो अब वो दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे हम। तो दूसरा उदाहरण भाई यहाँ पे ये दे रखा है कि मध्यकाल में मतलब कि एक होता है भाई पुराना काल, ठीक है, बहुत प्राचीन समय जिसे कहते हैं, जैसे प्राचीन काल होता है, एक होता है बीच वाला जिसे हम कहते हैं मध्यकाल, और एक होता है भाई आधुनिक काल जो आज के टाइम पे चल रहा है, मॉडर्न पीरियड जैसे आप कहते हो। तो प्राचीन वाला तो भाई मैंने आप लोगों को समझा दिया, वैश्वीकरण प्राचीन काल में कहाँ से निकल के आया, वो आया चीन के रेशम मार्ग से। अब बात कर रहे हैं मध्यकाल की, यानी कि बीच वाले समय की। बीच वाले समय में भाई क्या हुआ कि ये जो हमारा चंगेज खान था ना, इसका नाम आपने सुना होगा, राजा चंगेज खान और तैमूर, इन दोनों ने क्या करा भाई, देश के बहुत बड़े हिस्से, मान लो ये रहा पूरा विश्व, इनने भाई विश्व के बहुत बड़े हिस्सों पे क्या है अपना कब्जा कर लिया, हमला कर करके ये इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक तरीके से जो है ये पूरे जो देश हैं आपस में जुड़ गए। अब आपस में जुड़ गए तो एक तरीके से ये वैश्वीकरण ही तो कहलाया भाई। तो ये था भाई आप लोगों का दूसरा उदाहरण वैश्वीकरण के विकास होने का। तो प्राचीन समय में मैंने बता दिया रेशम मार्ग से विकास हुआ। मध्यकाल में भाई आप लोगों का चंगेज खान और तैमूर ने जो है जो हमला करके विश्व के बहुत बड़े भूभाग को एक साथ जोड़ दिया था, उन्होंने कब्जा कर लिया था उन सारे भूभाग पे, अपना साम्राज्य फैला लिया था। तो ये था मध्यकाल का वैश्वीकरण। अब पढ़ते हैं भाई तीसरा उदाहरण। तो भाई हमने पुराने टाइम का भी पढ़ लिया, बीच वाले टाइम का भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं आज का टाइम का जो वैश्वीकरण है, यानी कि अब जो हम वैश्वीकरण को जानते हैं ना, तो वो एक्चुअल में कहाँ से विकसित हुआ है वो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को अब। तो भाई आप लोगों को पता होगा जो आज के टाइम हम वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत जो कहाँ से हुई है वो हुई है आप लोगों की आधुनिक काल से। आधुनिक काल यानी कि ये मॉडर्न टाइम पीरियड जो आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें ये बोलते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति मतलब इस टाइम पे ये कहते हैं कि बहुत सारी जो है फैक्ट्री वगैरह बननी शुरू हुई थी, बहुत सारे नए नए जो है फैक्ट्रियों में बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हुई थी। तो इसी चीज़ को भाई हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। और ये कहाँ पे हुई थी भाई, पहले तो यूरोप में फैली, धीरे धीरे अफ्रीका में, फिर धीरे धीरे जो है पूरे विश्व में फैल गई थी औद्योगिक क्रांति। तो ये कहते हैं औद्योगिक क्रांति की वजह से ही जो है आज के टाइम पे जो वैश्वीकरण है वो औद्योगिक क्रांति की वजह से ही फैला हुआ है। आई होप आप लोगों को जो है ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। पढ़ते हैं भाई थोड़ा से और पॉइंट्स। 19वीं सदी में वैश्वीकरण मुख्यतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया से संबंधित था। इसके अंतर्गत कई घरेलू वस्तुओं का उत्पादन कम कीमतों पर होता था। तो ये वही समझा रहे हैं भाई, औद्योगिक क्रांति को आगे एक्सप्लेन करा है कि 19वीं शताब्दी में क्या होता था, जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी ना, औद्योगिकरण हो रहा था, उसमें क्या होता था भाई, जो वस्तु थी वो बहुत ज्यादा कम कीमतों पर जो है बनाई जा रही थी। जो आज के टाइम पे हम कीमत देखते हैं और पहले के टाइम पे कीमत देखते हैं, यानी कि बहुत ही कम रेट पे है ना चीजें बनाई जा रही थी फैक्ट्रियों वगैरह में, क्योंकि तब नई नई शुरुआत हुई थी फैक्ट्रियों वगैरह की। तो तभी से जो है वैश्वीकरण जो है निकल कर आया, ऐसा बताते हैं ये लोग। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे बोला गया है भाई, कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले वैश्वीकरण का नेतृत्व ब्रिटेन ने किया था तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। अब ये भाई आगे पॉइंट में ये समझाते हैं जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का मतलब क्या, पूरे विश्व का एक साथ जुड़ जाना। अब पूरा विश्व एक साथ कोई जुड़ गया तो इसका एक कोई बॉस भी तो होता होगा। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं भाई अमेरिका की बहुत ज़्यादा चलती है, तो एक तरीके से अमेरिका भाई आज के टाइम पे बॉस हुआ। लेकिन पहले के टाइम पे क्या बोलते हैं, कुछ विद्वान बोलते हैं कि अमेरिका कुछ नहीं था भाई, पहले के टाइम पे ब्रिटेन था भाई बॉस। और आप लोगों को पता ही होगा हमारे भारत पे जो जिसने कब्जा करा था, और भी जितने जो देश थे बहुत सारे, उन सब पे ब्रिटेन ने ही कब्जा करा था। यहाँ तक कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका ये भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि वैश्वीकरण का जो बॉस था वो पहले ब्रिटेन था और आज के टाइम पे अमेरिका है। क्योंकि विश्व लेवल पे अगर हम देखेंगे पूरे विश्व में अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है हर देश में। आप हमारे देश में ही देख लो तो अमेरिका एक तरीके से भाई आज भी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका की हमारे देश में। फॉर एग्जांपल आप जीन्स जो पहनते हो नॉर्मल, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई भाई, ये भी अमेरिका से हुई है। आप फास्ट फूड वगैरह बहुत सी चीज़ें खाते हो, जैसे कि आप बर्गर खाते हो भाई, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब अमेरिका से हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा 20वीं शताब्दी के बीच में जिस वैश्वीकरण की बात की जा रही है उसमें यूरोप एवं अमेरिका स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार है। ये कह रहे हैं कि भाई आज के टाइम पे, क्योंकि 20वीं शताब्दी चल रही है भाई आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे हम जिस वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है भाई, यूरोप और अमेरिका में क्या होता है, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हो रहा है। यानी कि बहुत सारी नई नई कंपनियां आ रही हैं यूरोप और अमेरिका में,
और सिर्फ यूरोप और अमेरिका में नहीं, बहुत सारे आज देश में देखोगे तो उनमें और भी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट बताया है अंतर्राष्ट्रीय यातायात और जनसंचार के माध्यमों की भूमिका वैश्वीकरण के प्रसार में निर्णायक सिद्ध हुई है। अब क्या हुआ भाई, हमने पढ़ लिया वैश्वीकरण क्या होता है, कैसे कैसे करके डेवलप हुआ है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण ये इतनी तेजी से फैला कैसे भाई, कोई तो रीज़न होगा जो आज के टाइम पे इतनी तेजी से हर देश में फैल गया वैश्वीकरण, यानी कि सारे देश जो है आपस में कनेक्ट हो गए। तो वो कैसे कनेक्ट हो गए? पहले तो ये भाई यातायात के जो संसाधन है, यातायात यानी कि आने जाने के जो रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ भाई आने जाने के रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे। लोग एक देश से दूसरे देश में आएंगे जाएंगे कैसे? पैदल तो हर कोई नहीं आया जा सकता, और मान लो पैदल आया जा सकता तो सारे देश में नहीं आया जा सकता था, क्योंकि बहुत सौ को तो समुद्र पार करना पड़ता था, तो तैर के तो नहीं आ पाते। तो यही बता रहे हैं कि भाई यातायात के संसाधन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इस वजह से जो है वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा फैल गया। आज के टाइम पे आप एरोप्लेन देखोगे, रेलगाड़ियाँ देखोगे, जहाज़ देखोगे, तो इन सब से एक देश से दूसरे देश में ईजिली आया जा सकता है। साथ ही साथ जनसंचार, जनसंचार यानी कि आप टेलीफोन देखते हो, टीवी देखते हो, इंटरनेट देखते हो, तो इन सब को कहते हैं जनसंचार के माध्यम। तो इन सब चीज़ों से भी जो है वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा फैला है, ऐसा बताया गया है इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं भाई। विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन 2 दशकों यानी 1980 एवं 1990 के दशक में आम हो गया। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, जो वैश्वीकरण आज के टाइम पे तुम देख रहे हो ना, ये कब फैला भाई? बहुत तेजी से। ये 1980 और 1990 में जो है बहुत तेजी से फैला और पूरे विश्व में फैल गया बहुत अच्छे से। तो ये बोला गया है सिंपली इस बात में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि वैश्वीकरण का विकास कैसे हुआ, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और वैश्वीकरण की परिभाषाएं क्या है। अब देखते हैं भाई हम अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भाई हमारा वैश्वीकरण वैकल्पिक दृष्टिकोण। अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा हेडिंग का मतलब समझाता हूँ ताकि आपको ईजिली ये पूरा टॉपिक समझ में आए। तो अभी तक भाई हम वैश्वीकरण पढ़ रहे थे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया वैश्वीकरण क्या है। लेकिन आज के समय पे हम देखेंगे तो वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को पता ही होगा भाई, किसी भी चीज़ के कुछ पॉजिटिव परिणाम भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी परिणाम होते हैं, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो इसी तरीके से भाई वैश्वीकरण की भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं। अब वो बुराइयाँ क्या है ये तो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को आएगा परिणाम वाला, उसमें ज़्यादा डीप से पढ़ाया जाएगा। तो बुराइयों के बारे में तो भाई हम उस चैप्टर में ही बात करेंगे अच्छे से कि क्या क्या भाई वैश्वीकरण के बुरे परिणाम होते हैं और क्या क्या अच्छे परिणाम होते हैं। ये सब आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस टॉपिक में आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि भाई वैश्वीकरण को मान लो कि भाई हम इतनी सारी बुराइयाँ आई हैं, तो इसको अगर ना अपनाएं तो कोई ऑप्शन है। यानी कि अगर हम वैश्वीकरण को मान लो, ये भारत है, ठीक है, भारत भाई दूसरे देशों के साथ मतलब ही नहीं रखे, कोई व्यापार ना करे, कोई आना जाना ना करे, कोई वस्तुओं का आदान प्रदान ना करे, कोई पूंजियों का आदान प्रदान ना करे, एक तरीके से वैश्वीकरण ना करे वैश्वीकरण भारत, तो क्या भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे भारत का क्या है जो सिस्टम चलता आ रहा है, जो तरक्की कर रहा है भारत, ये ऐसे ही चलता रहे? तो वो ही सारे ऑप्शन जो हैं हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलो भाई अब स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, वैश्वीकरण ने पूंजीपतियों के लिए धन की सुविधा प्रदान की है, क्योंकि अब विश्व की अर्थव्यवस्था पर नव उदारवाद वैश्वीकरण हावी है। तो फर्स्ट पॉइंट भाई हमारा ये बोलता है, मैंने तुम्हें बताया भाई वैश्वीकरण में बहुत सारी गलत बातें भी होंगी, नेगेटिविटी भी होंगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी होंगी। तो नेगेटिविटी भाई यहाँ पे बताई गई है कि वैश्वीकरण ने क्या किया है भाई, जो पैसे वाले लोग हैं ना, बहुत पैसे वाले लोग, उनके लिए और पैसा बनाने की क्या करा है, सुविधा करी है वैश्वीकरण ने, जबकि जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा दबते जा रहे हैं, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे ये पॉइंट हमारा। अब ये अमीर लोग कैसे पैसा कमाए जा रहे हैं और ये गरीब लोग कैसे दबे जा रहे हैं, क्योंकि भाई जो विश्व है ना, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, इसमें जो अब काम धंधा वगैरह जो सारा सिस्टम चलता है वो किस तरीके से चलता है भाई, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, नव उदारवादी वैश्वीकरण। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण, ये क्या नई चीज आ गई? तो इन सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देता हूँ। ये भाई एक तरीके से पूंजीवाद वाला सिस्टम है। पूंजीवाद आपने भाई 12th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होगा, मैं फिर भी आप लोगों को समझाता हूँ। ये वो सिस्टम है जिसमें भाई अमीर लोगों की जो है ज़्यादा सुनाई की जाती है, यानी कि उनकी ही ज़्यादा चलती है। ये वो वाला सिस्टम है, देश में उन्हीं की ज़्यादा चलती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा
नव उदारवादी वैश्वीकरण के प्रभाव निषेधात्मक हैं क्योंकि इससे असमानता व गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हुई है। अब ये जो भाई मैंने आप लोगों को सिस्टम बताया है नव उदारवादी वैश्वीकरण, इस सिस्टम में मैंने बताया भाई सिर्फ अमीर लोगों की ही सुनी जाती है मेनली। तो इस वाले सिस्टम से भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव हुए हैं, यानी कि बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं इस वाले सिस्टम से पूरे विश्व में, बहुत सारे देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी। अब वो गलत चीज़ें क्या हुई हैं? गलत चीज़ें भाई पहली तो असमानता बढ़ी है। असमानता यानी कि अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए इस वाले सिस्टम से। और क्या हुआ भाई? गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यानी कि लोगों के हालात ठीक होने की वजह उल्टा बेकार हुए इस वाले सिस्टम से। और क्या हुआ भाई? राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। राजनीतिक अस्थिरता यानी कि राजनीति में भी भाई भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। साथ ही साथ और क्या चीज़ें हुई हैं भाई? जलवायु परिवर्तन, यानी कि हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस चीज़ से। वो क्यों? क्योंकि भाई अमीर लोग क्या करते हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ, नई नई कंपनियाँ खोले जा रही हैं और इन्हें परवाह नहीं है कि भाई पर्यावरण में क्या होना है क्या नहीं, प्रदूषण धड़ाधड़ फैलाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी जो है नेगेटिव प्रभाव हुए हैं। तो इस वजह से ही भाई अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का ऑप्शन क्या है। अगर हम वैश्वीकरण को मान लो नहीं अपनाते तो कोई और ऑप्शन है क्या जो उन्हें अपनाएं? तो वही सारे ऑप्शन जो है अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो भाई विद्वानों ने कुछ ऑप्शंस बताए हैं, कुछ विकल्प आप बोल सकते हो, वैश्वीकरण के कुछ विकल्प बताएं, तो वो सारे विकल्प हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला विकल्प है भाई हमारा स्थानीय अर्थव्यवस्था। तो इस वाले सिस्टम में क्या होता है? मान लो ये रहा भारत है, मान लो ये भारत है। अब भारत ने मान लो भाई पहले अपना रखा था वैश्वीकरण। अब भाई वैश्वीकरण की बहुत सारे नुकसान हैं। भारत चाहे तो ये वैश्वीकरण अब छोड़ना चाहता है, तो इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है भाई स्थानीय अर्थव्यवस्था। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है भाई? ये उस टाइप का सिस्टम है। इसमें क्या है भाई? अगर भारत को भाई अपनी तरक्की करनी है तो भारत क्या करेगा? जो भारत के पास जो भाई प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्रकृति से उसे संसाधन मिले हैं, उसी से वो अपनी सारी चीजें बनाए, सारे उत्पाद बनाए, उसी से अपनी सारी वस्तुएं बनाए और उसी से ही जो है सारा अपना काम चलाए, सारा सेवाएं जो है उसी से ज्यादा करने की सोचे भारत। अब हो सकता है भाई हर चीज हमें प्रकृति से ना मिल पाए, मतलब हर चीज ऐसी ना मिल पाए, तो क्या किया जाए भाई ऐसे में? तो ऐसे से में ये बोला गया है कि भाई व्यापार करो अपने दूसरे देशों के साथ जो तुम्हारे सीमा के पास ही हैं, जो आसपास ही है ना, उनके साथ व्यापार कर लो अगर नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन लंबी दूरी का व्यापार, यानी कि बहुत दूर से अगर तुम्हें व्यापार करना है तो वो तभी करो जब कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। अगर हम वैश्वीकरण को नहीं अपनाते तो आप ये वाले सिस्टम को अपना सकते हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था वाले को। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई अपने दूसरे सिस्टम की। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई हमारे पास? पूंजी और निवेश। तो भाई दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? मान लो भारत भाई वैश्वीकरण को नहीं अपनाता तो दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि भाई पूंजी मतलब पैसा और निवेश मतलब खर्च करना, इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा ऑप्शन भाई भारत के पास ये है कि वो अपना जो पैसा है, मतलब जितना भी भारत के पास भाई पैसा आ रहा है, जो भी पैसा है वो क्या करे भारत? उसको अपनी ही फैक्ट्रियों में लगाए, अपने ही उद्योगों में लगाए, अपने ही समाज में लगाए, अपने ही पर्यावरण को बेहतर करने में, यानी कि अपने ही सिस्टम को बेहतर करने में लगाए, ना कि दूसरों में। अगर अपने में भाई पैसा लगाएंगे तो हम खुद ही बेहतर होते चले जाएंगे, तो विश्व से हमारा फिर कोई मतलब लेन देना होगा ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी विश्व की, तो वैश्वीकरण हम छोड़ सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स और बाकी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा पॉइंट्स में और बातें आप लिख सको इस वजह से प्रोवाइड कराए हैं। बाकी जो मेन मतलब था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी एक शब्द भाई यहाँ पे ये हो रहा है कि खरीदो यहाँ बेचो यहाँ की नीति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब इस चीज़ का मतलब और समझा देता हूँ क्योंकि ये टफ सा लग रहा है मुझे भी, तो आप लोगों को बता देता हूँ क्या है ये। तो बेचो यहाँ और खरीदो यहाँ की साफ सीधा सा नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि ये भारत जो है उस टाइप का सिस्टम अपनाए कि भारत में ही चीजें बेचो और भारत में ही खरीदो, यानी कि भारत से ही चीजें खरीदो और भारत में ही बेचो। जो भी पूरा व्यापार है वो भारत के अंदर ही चले, ये वाली नीति बोला गया है। बेचो यहाँ और खरीदो भी यहाँ। तो तीसरा ऑप्शन है भाई हमारा अनुमान व्यवस्था पर नियंत्रण। अब ये अनुमान व्यवस्था क्या है भाई? यानी कि सट्टेबाजी, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो भाई अगर हम सट्टेबाजी पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमें वैश्वीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कैसे भाई? मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा। देखो भाई सट्टेबाजी का मतलब यहाँ पे ये है, सट्टेबाजी में क्या होता है भाई? हम जो है पैसा अनुमान करके लगाते हैं, यानी कि अंदाजे से लगा रहे हैं पैसा। लेकिन होना क्या चाहिए भाई? हमें पूरा प्लान करके जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर अपना काम धंधा जो है
बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो सट्टेबाजी में घुस रहे हैं। सट्टेबाजी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि छोटी मोटी भी जगह पे जाके अपना सट्टा खेलना, नहीं, लोग बिना किसी सोचे समझे भी जो पैसा लगा रहे हैं वो भी एक तरीके से सट्टेबाजी है। यानी कि अपने काम धंधे में भी बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी सट्टेबाजी बोली गई है यहाँ पे। या आप आज के टाइम पे देखते हो ट्रेडिंग वगैरह को भाई यहाँ पे सट्टेबाजी बोली गई है, ट्रेडिंग वगैरह इन सब चीज़ों को। तो अगर हम इस चीज़ को भाई नियंत्रण कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे ये सट्टेबाजी को, और सारे पैसों को जो है सोच समझ के लगाएंगे काम धंधे पे, तो हमारा देश का सिस्टम बढ़िया चलने लग जाएगा और फिर हमें जो है बाहर के देशों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैश्वीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं भाई अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा वो क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय निगम। तो भाई फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर मान लो पूरे विश्व को वैश्वीकरण को नहीं अपनाना, तो विश्व की भाई बहुत बड़ी बड़ी जो है संस्थाएं बनी पड़ी हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी जो है मैनेजमेंट कंपनी बोल सकते हो, जो पूरे विश्व पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल भाई आप लोग WHO को जानते होंगे, WHO नाम सुना होगा भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी क्या करती है, ये संस्था क्या करती है, ये भाई पूरे विश्व में जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम धंधे वगैरह होते हैं इन सब का कंट्रोलेशन देखती है। साथ ही साथ भाई आपने WTO का नाम सुना होगा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था क्या करती है, पूरे विश्व में जो भी व्यापार वगैरह चलता है उस पर कंट्रोल रखती है ये वाली संस्था। तो इसी टाइप से भाई जो विश्व लेवल की बहुत सारी संस्थाएं हैं ना, वो आज के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जो है बेकार हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भाई सिर्फ अमीर जो देश हैं, बड़े जो देश हैं, सिर्फ उनकी सुनवाई चलती आ रही है और कुछ नहीं, उनका ही सब कुछ सिस्टम चलता है इन बड़ी बड़ी संस्थाओं में। जबकि इन बड़ी बड़ी संस्थाओं को सही करने की ज़रूरत है। सही कैसे करना चाहिए भाई इन बड़ी कंपनियों का उद्देश्य ये होना चाहिए, मोटिव ये होना चाहिए कि अपने फ़ायदे की या बड़े कुछ देशों के फ़ायदों की बात ना करे, बल्कि जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जो हित हैं, जो नॉर्मल पर्सन है, जिनको ज़रूरत है, उनके हित की बात करें, उनके फ़ायदे की बात करें, उनके लिए काम करे। साथ ही साथ और क्या करे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भाई उन वस्तुओं को, उन सेवाओं को प्रमोट करे जो उस देश को और ज़्यादा बेहतर बनाए या सभी देशों को बेहतर बनाए। साथ ही साथ भाई इन संस्थाओं को एक नियम का और पालन करना चाहिए, बेचो यहाँ और बैठो यहाँ। अब ये बेचो यहाँ बैठो यहाँ का मतलब क्या है भाई, सॉरी, यहाँ बैठो और यहाँ बेचो बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, यानी कि इसी संस्था में तुम लोग सारे देश आओ, यहाँ पे बैठो, बातचीत करो, बातचीत करके तालमेल से जो है भाई फिर आपस में व्यापार करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, ये सब है भाई इसका मतलब। यानी कि सबके साथ जो है इक्वल बिहेव करेंगे, कोई जो है ऊंच नीच, करप्शन, भ्रष्टाचार या अमीर गरीब कुछ नहीं होता। तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। बात करते हैं भाई अपने फिफ्थ ऑप्शन की। फिफ्थ ऑप्शन हमारा पास क्या है अगर हम वैश्वीकरण को नहीं अपनाते तो फिफ्थ ऑप्शन है भाई हमारा सीमित बाजार तक पहुंच। अब भाई आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में क्या होता है, मान लो ये बाजार है, मार्केट है, मार्केट में भाई कुछ एक आधी कंपनियां ऐसी होती है जिनको बहुत बड़ा रुतबा होता है, वहाँ पे बोलबाला होता है, और उनके प्रोडक्ट की भाई कोई भी बराबरी जो है नहीं कर पाता। अब ऐसे में क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान कैसे भाई, क्योंकि दूसरी कंपनी आ ही नहीं पा रही, वो एक ही बंदा अमीर और अमीर बनता जा रहा है, दूसरा कोई तरक्की कर ही नहीं पा रहा, और दूसरा कोई तरक्की करने की सोचता भी, उससे बेहतर प्रोडक्ट लाने की सोचता ही है, तो वहाँ पे वो करप्शन वगैरह होने लगता है, वो पावर का यूज़ वगैरह करने लगते हैं। आप लोगों को ये सिस्टम वगैरह सब समझ में आता ही होगा, आप सब भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप लोगों को सब पता ही होगा। अब ऐसे में क्या होना चाहिए भाई, पहले तो ये जो एक ही कंपनी का प्रभुत्व होता है मार्केट में, ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। यानी कि उनकी बाज़ारों तक जो पहुँच है वो लिमिट कर देना चाहिए, यानी कि उनका जो पावर है ना बाज़ारों में, उन्हें लिमिट कर देना चाहिए। और अगर मान लो कोई कंपनी है भी ऐसी, मान लो किसी बाज़ार में कंपनी है ऐसी, एक दो कंपनी है जिनका भाई बोलबाला बहुत चलता है, तो क्या करना चाहिए, जो बाकी के जो नई फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ आ रही है ना, उनको भाई अनुदान देना चाहिए, उनको ऋण देना चाहिए, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई ऋण मतलब उन्हें ब्याज पे पैसे दे। साथ ही साथ भाई सरकार भी कुछ फाइनेंशियली हेल्प करे, अनुदान करे, उन्हें सब्सिडी दे, यानी कि कुछ उसमें कटौती करे। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ जो है जो नॉर्मल उस कंपनी को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, बाकी जो नई नई कंपनियाँ आई हैं उनको भी सेम रेट पे दे रही हैं चीज़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ भाई मान लो कोई विश्व लेवल की यानी कि बाहर की कंपनी आके भाई देश में कब्जा करके बैठी है वो, तो उसकी जगह क्या करना चाहिए हमें, जो स्थानीय हमारे जो हमारे देश की जो फैक्ट्री कंपनियां वगैरह हैं, तो नई बाहर की कंपनियों से कंपटीशन करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए भाई, उसको टेक्नोलॉजी बेहतर से बढ़िया प्रोवाइड कराना चाहिए, हस्तांतरित कराना चाहिए।
ताकि क्या है वो बाहर की कंपनी से compete कर सके, कंपटीशन कर सके। अगला है भाई बहुराष्ट्रीय संधियां। यह आप लोगों को भाई 6th ऑप्शन, अगर हम वैश्वीकरण को नहीं अपनाते तो। अब क्या होता है भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी संधियां होती हैं, संधियां मतलब आप इंग्लिश में एग्रीमेंट बोल सकते हो या समझौता नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत सारे देशों के बीच जो है व्यापार वगैरह को लेकर या बहुत सारी कंपनियों वगैरह को लेकर जो है आपस में समझौते होते हैं, तो इन्हें कहते हैं भाई हम बहुराष्ट्रीय संधियां। तो इन संधियों में भाई आजकल क्या हो रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सिर्फ उनके ही फायदे की बातें होती हैं, उनके फायदे के लिए ही संधियां या समझौते वगैरह जो है होते हैं, बल्कि जो नॉर्मल सी छोटी कंपनियां हैं या छोटे लोग हैं उनके लिए कोई संधि नहीं हो रही, कोई उनके फायदे के लिए जो है बातें नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को भाई कम करना चाहिए। और कम कैसे कर सकते हैं भाई, इसको कम ऐसे किया जा सकता है कि भाई कुछ वित्तीय नीतियाँ बनाना चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट है उन्हें कुछ प्लानिंग वगैरह करना चाहिए कि पैसे वगैरह को सब सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए अच्छे से, और जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो प्रोवाइड वगैरह वही कराना चाहिए उन लोगों को या उन कंपनियों को। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें क्या होना चाहिए, जो पूरे विश्व लेवल का जो व्यापार होता है उसमें भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसमें वो सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए, तब जाके जो है ये सारा सिस्टम साफ हो जाएगा और फिर जो है हमें वैश्वीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम इन सिस्टम के बदौलत चल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये 6 के 6 ऑप्शन जो है समझ में आ गए होंगे। अब भाई ये है एडिशनल टॉपिक जो मैंने आपके लिए जोड़ा है, आप लोग को आपकी बुक में जो है वो नहीं मिलेगा ये टॉपिक, बट मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक्स वगैरह जो है इनसे रिलेटेड पेपर में पूछ लेते हैं, दैट्स वाई मैंने जो है ये सारे टॉपिक्स ऐड करे हैं। कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे आगे। तो टॉपिक है भाई हमारा वैश्वीकरण के कारण। तो अभी तक भाई हमने पढ़ा है वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है, वैश्वीकरण का भाई विकास कैसे हुआ, कैसे निकल के आया धीरे धीरे करके वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण के ऑप्शन क्या है अगर हम वैश्वीकरण को नहीं अपनाते। अब पढ़ेंगे वैश्वीकरण का कारण क्या है, यानी कि ये जो पूरा विश्व में ये जो हर कोई देश आज पूरा जुड़ गए हैं आपस में, वैश्वीकरण हो गया सभी देशों का, इसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा भाई, क्यों जुड़ गया भाई आपस में पूरा देश। ये हो सकता था भाई कुछ देश ना हो या कुछ ही देशों में वैश्वीकरण हो, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट पूरा विश्व ही जुड़ा पड़ा, पूरे विश्व में ही वैश्वीकरण फैला हुआ है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो पहला रीजन है भाई आप लोगों का संचार एवं सूचना क्रांति। संचार के साधन भाई, अभी मैंने संचार और सूचना के संसाधन अभी आप लोगों को ऊपर भी बताए थे कि भाई आप लोगों का टेलीविज़न हो गया या फ़ोन हो गया या इंटरनेट हो गया या सैटेलाइट हो गया, इन सब चीज़ों को जो है संचार या सूचना के साधन कहा जाता है, या आप टेलीग्राम वगैरह बोल सकते हो। टेलीग्राम यानी कि जो आप पत्र वगैरह लिख के भेजते हो उसे कह सकते हो, रेडियो कह सकते हो, जो न्यूज़ वगैरह होती है इन्हें सब चीज़ों को आप सूचना या संचार माध्यम कह सकते हो। तो क्या हुआ भाई 1990 के दशक में ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, यानी कि रेडियो, सैटेलाइट, टेलीविज़न, इंटरनेट जो है बहुत तेज़ी से फैला ये इस टाइम पे, नया नया निकल के आया था भाई इस टाइम पे, ये बहुत तेज़ी से निकल के बहुत सारे देशों में ऑलमोस्ट जो है फैल गया। और इससे क्या हुआ भाई, पूरा विश्व जो है आपस में कनेक्ट हो गया, एक देश की खबर दूसरे देश में ईजिली आ रही है भाई, टेलीविज़न, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू चीज़ें फैल रही हैं, विचार जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो एक तरीके से जो है पूरा विश्व आपस में कनेक्ट हो गया और वैश्वीकरण फैल गया। वैश्वीकरण का मतलब ही यही था कि भाई पूरे विश्व का आपस में कनेक्ट हो जाना। बात करते हैं भाई दूसरा रीज़न है भाई शीत युद्ध का अंत। अब ये जो शीत युद्ध जो है ये आपने भाई अपनी 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो मैं इसे ज़्यादा तो आप लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगा, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ मोटा मोटा। तो आप लोगों को पता ही होगा भाई हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, यानी कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं। एक तो हुआ था पहला कब हुआ था भाई आप लोगों का 1914 से लेकर 18 तक चला था, और दूसरा आप लोगों का चला था 1939 से लेकर 45 के बीच में चला था। अब ये जो दूसरा विश्व युद्ध आप लोगों का हुआ था, तो जब जैसे ये भाई आप लोगों का खत्म हो गया था 1945 के अंदर, उसके बाद से भाई आप लोगों का शीत युद्ध चालू हो गया था। 1945 से ही आप लोगों का शीत युद्ध चालू हो गया। शीत युद्ध का मतलब क्या है, ठंडा युद्ध, यानी कि वो युद्ध जिसमें लड़ाई ना हो, सिर्फ बातचीत से लड़ाई हो रही है, हथियारों को दिखा दिखा के लड़ाई हो रही है। और ये किन के बीच में हो रहा था भाई शीत युद्ध, ये 1945 में भाई अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के बीच में चालू हो गया था, और सोवियत संघ। ये सब चीजें भाई आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी। एक तरफ अमेरिका था तो एक तरफ था सोवियत संघ। अब भाई सोवियत संघ का क्या मानना था, लड़ाई किस चीज को लेकर थी,
सोवियत संघ चाहता था कि जो भाई मेरे देश में सिस्टम चलता है, यानी कि मेरी तरफ जो सिस्टम चलता है उसका सिस्टम क्या था, साम्यवादी सिस्टम। और अमेरिका चाहता था कि भाई जो मेरे देश में सिस्टम चलता है इसका सिस्टम क्या था भाई, पूंजीवादी सिस्टम। ये चाहते थे कि भाई पूरे विश्व में ये सिस्टम चले, यानी कि अमेरिका चाहता था पूंजीवाद चले पूरे विश्व में सिस्टम, और सोवियत संघ चाहता था कि पूरे विश्व में साम्यवादी सिस्टम चले, और दोनों ये चाहते थे कि हम इकलौती पावर बने, यानी कि पूरे विश्व पे राज करें, ऐसा चाहते थे भाई दोनों। तो इस वजह से ही भाई इन दोनों के बीच में हो रहा था शीत युद्ध। अब ये जो शीत युद्ध है ये भाई आप लोगों को पता ही होगा, ये 1991 में जाके जो है फिनिश हो गया। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा सोवियत संघ था ये खत्म हो गया था, तबाह हो गया था, पतन हो गया था इसका। अब ये जब पतन हुआ तो भाई सिर्फ अमेरिका बचा। अब अमेरिका बचा तो अमेरिका ने भाई पूरे विश्व ने देखा अमेरिका वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा रहा, बेहतर रहा, तो धीरे धीरे बाकी सारे देशों ने भी जो है अमेरिका वाले सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। और कुछ देशों ने जिन्होंने नहीं अपनाया, थोड़ा बहुत जो है अमेरिका ने भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी, और उन सब ने भी जो है पूंजीवादी सिस्टम अपनाना शुरू कर दिया बहुत सारे देशों ने। और अब ये जो अमेरिका वाला जो सिस्टम था भाई पूंजीवादी सिस्टम, ये भाई वैश्वीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता था, बहुत ज्यादा मानता था वैश्वीकरण को। ये कहते थे भाई बाहर के साथ व्यापार करो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो बाहर के साथ। तो और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। आप खुद सोचो पूरे विश्व में जब वैश्वीकरण पूंजीवाद फैल गया तो ऑटोमेटिक वैश्वीकरण भी तो फैल गया। आई होप आप लोगों को जो है दूसरा रीजन जो है समझ में आ चुका होगा, इसी वजह से जो है आप लोगों का वैश्वीकरण बहुत ज्यादा फैला। तीसरा रीजन है भाई आप लोगों का पूंजीवाद का प्रभाव। तो ये भी भाई आप लोगों का दूसरे पॉइंट से रिलेट करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई धीरे धीरे जो है सभी लोगों ने जो है पूंजीवाद को अपना लिया, सारे देशों ने जो है, बहुत सारे देशों ने विश्व के पूंजीवादी सिस्टम को अपना लिया। और पूंजीवादी सिस्टम क्या करता है भाई, ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है भाई। यानी कि ये क्या कहता था कि भाई दूसरे देशों के साथ व्यापार करो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो एक दूसरे के साथ, ये कहता था। तो इस चीज से क्या हुआ, वैश्वीकरण का जो है उदय हुआ, बहुत तेजी से जो है वैश्वीकरण फैल गया। पढ़ते हैं भाई चौथा रीजन। चौथा है भाई नवीन विश्व व्यवस्था की आवश्यकता। अब ये क्या है भाई, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अभी आप लोगों को शीत युद्ध में मैंने पढ़ाया है, शीत युद्ध में 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ जो है खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया। तो सोवियत संघ कितने देशों से मिलकर बना था भाई, 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ। अब ये जो 15 देश थे इनका जो ग्रुप था वो खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया। तो ये सारे 15 के 15 देश जो हैं वो आजाद हो गए, अलग अलग हो गए, सारे आजाद हो गए। और ये सारे देश जो थे भाई बहुत तरीके से गरीब हो गए थे, क्योंकि भाई सिस्टम जो है वो सारा बेकार हो गया था, इनका साम्यवादी सिस्टम जो है उसकी वजह से भाई ये बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे। तो इन सारे देशों ने क्या करा भाई, नवीन विश्व व्यवस्था को अपनाया इन सारे देशों ने, यानी कि नया सिस्टम अपनाया भाई। अभी तो साम्यवाद चल रहा था इनके देश में, अभी साम्यवाद छोड़ के पूंजीवादी वाला सिस्टम अपनाना शुरू करा धीरे धीरे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नवीन विश्व व्यवस्था कहते हैं, यानी कि नई विश्व की व्यवस्था इन्होंने अपना ली। अब पूंजीवादी वाला सिस्टम भाई किस चीज को सपोर्ट करता था, मैंने तो आप लोगों को अभी बताया, वैश्वीकरण को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था पूंजीवादी वाला सिस्टम। तो इस वजह से भी जो है वैश्वीकरण बहुत ज्यादा फैला है। चलिए भाई अब पढ़ते हैं अपना लास्ट कारण जो है हमारा वैश्वीकरण का, वो है हमारा उन्नत प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से भी जो है वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा फैला है। क्यों, आपको कैसे, आप खुद सोचो भाई, पहले के टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी। कैसे आ जाते थे, पैदल पैदल हर कोई आया जाया नहीं सकता था भाई। और बहुत सी जगह तो भाई समुद्र वगैरह पार करके जाना पड़ता था, जो जा ही नहीं सकता था। लेकिन टेक्नोलॉजी भाई, इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली, आज के टाइम पे क्या है, एरोप्लेन आ गए हैं भाई, आप लोगों के जहाज आ गए हैं पानी वाले, साथ ही साथ रेलगाड़ी आ गई है, कार आ गई है, बाइक आ गई है। अब तो फट देने से इधर से उधर हो सकते हैं, इंटरनेट वगैरह आ गया। यानी कि कुल मिला के बात है टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, और इस वजह से है पूरा विश्व जो है आपस में एक साथ जुड़ गया है, उसका संबंध जो है आपस में बन गया है। तो ये भी एक भाई रीज़न है वैश्वीकरण के बहुत तेज़ी से फैलने का। अब थोड़ा भाई वैश्वीकरण की विशेषताएं भी समझ लेते हैं। ये टॉपिक भी भाई आप लोगों की जो है बुक में नहीं दिया गया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एडिशनल टॉपिक है। इन्हें जो है आप अपने आंसर लिखने में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है और अच्छा बन जाएगा। और इन केस मान लो आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत चीज़ें कम आती है, वैश्वीकरण के बारे में पूछा है, कम आती हैं, तो आप उनमें ये बातें ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो भी तो कंप्लीट हो सकता है। तो आई होप आप लोगों की ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी।
तो पढ़ते हैं अब भाई वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि वैश्वीकरण के आने से जो है अच्छाई भाई क्या क्या हुई है। तो ये शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले भाई अच्छाई क्या है वैश्वीकरण के आने से, भौगोलिक दूरियां जो है वो सिमट गई हैं। भौगोलिक दूरियों से इनका मतलब है कि भाई क्या है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पूरा विश्व जो है वो आपस में पहले कनेक्ट नहीं हुआ करता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं थी यार, एक देश से दूसरे देश में आना जाना हुआ ही नहीं करता था। और हुआ भी करता था, मान लो संसाधन भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ गए, उसके बावजूद भी भाई क्या हुआ, देश जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा सिमट गई है, यानी कि एक देश दूसरे देश से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। कोई भी क्या है कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश में आना जाना कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को पहली अच्छाई जो है समझ में आ गई होगी। दूसरी अच्छाई क्या है भाई वैश्वीकरण की, एक नई संस्कृति का उभरना, यानी कि वैश्वीकरण आने से क्या हुआ है भाई, एक नई तरीके की संस्कृति बन के आई है। अब वो कैसे भाई, आप लोग जानते हो जब वैश्वीकरण नहीं हुआ करता था तो भारत में आपने नोटिस करा होगा सिर्फ सिंपल चीज़ें होती थी। लोग कैसे पहनते थे, सिर्फ धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, सिंपल खाना फूड वगैरह जो है सब सिंपल वगैरह खाया करते थे। लेकिन जब वैश्वीकरण आया आज के टाइम पे तो भाई संस्कृति हमारी बिल्कुल ही चेंज हो गई है, बिल्कुल अलग टाइप की संस्कृति हो गई है, एक नई संस्कृति निकल के आई है। आज के टाइम पे भाई हम जीन्स पहनने लग गए, टी शर्ट लोअर पता नहीं क्या क्या वैरायटी आ गई है, साथ ही साथ खाने में भी पता नहीं किस किस टाइप की वैरायटी आ गई है। पहले गाने भी आपने देखे होंगे, सिर्फ गाने भी कैसे कैसे थे, लेकिन आज के टाइम पे भाई पॉप संगीत वगैरह, रैपिंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गया है। तो ये क्या है, ये एक तरीके की नई संस्कृति है, नई संस्कृति डेवलप हुई है। बात करते हैं भाई तीसरे पॉइंट की, तीसरी अच्छाई क्या है भाई वैश्वीकरण की, श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण, यानी कि श्रम मतलब होता है भाई श्रमिक। तो वैश्वीकरण भाई जब नहीं आया था तो एक देश से दूसरे देश में भाई व्यापार करने या काम धंधा करने लोग जो है नहीं जाया करते थे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही रेयरली जाया करते थे, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बहुत सारी बाधाएं होती थी। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया तो भाई लोग जो है एक देश से दूसरे देश में बहुत ज़्यादा ईजिली आया जाया करते हैं। ना सिर्फ एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे देश राज्य में भी आया जाना करते हैं और बहुत सारे व्यापार करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि अमेरिका में जो टॉप कंपनियां हैं ना, टॉप कंपनियां, उन्हें मोस्टली जो है इंडियन है, उनमें मोस्टली लोग जो है इंडियन है, जबकि अमेरिका वाले लोग नहीं है उनमें मोस्टली लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे इंडियन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आप लोगों का शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा वैश्वीकरण से पहले जो है लोग शिक्षा लेने के लिए, अपनी एजुकेशन लेने के लिए वो बाहर के देशों में बहुत ही रेयरली जाया करते थे, क्योंकि अलाउड भी नहीं हुआ करता था और जाने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया, अब तो भाई हर किसी की डिमांड है कि एक देश से दूसरे देश में जाके ही हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। आज के टाइम पे देखते हो बहुत सारे भारत के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा लेने के लिए जो है बाहर के विदेशी देशों में जाते हैं। चलो भाई हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही में लचीलापन। तो आवाजाही का मतलब होता है भाई आना जाना, ठीक है। तो क्या होता था पहले भाई विश्व के लेवल पे क्या होता था, अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, बहुत सारी बाधाएं हुआ करती थी, बहुत सारे चीज़ें को फॉलो करना होता था, इतना ईजी नहीं होती थी, मतलब चीज़ें जो है बहुत ईजी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस था। लेकिन आज के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस हो गया, जस्ट आपको वीज़ा बनवाना, पासपोर्ट बनाना और चले तुम वहाँ पे। लेकिन पहले ऐसा सिंपल सा प्रोसेस नहीं हुआ करता था। तो यही आप लोगों को इस पॉइंट में समझाया गया है। 6 पॉइंट है भाई हमारा आप लोगों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता। तो भाई जब वैश्वीकरण नहीं था तो आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा नाम कोई सुना तक नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं कि जो बाहर के देशों से, यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों की जो कंपनियां आके व्यापार करती हैं हमारे देश में, इन्हें बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में बहुराष्ट्रीय कंपनियां। लेकिन जब वैश्वीकरण नहीं था तो क्या भारत में ऐसी कोई कंपनी थी? नहीं थी भाई। लेकिन आज के टाइम पे ये कंपनियां जो है भारत में क्या पूरे विश्व में जो है फैली हुई हैं एक दूसरे की कंपनियां। तो ये कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं वैश्वीकरण के आने के बाद से। 7 पॉइंट पढ़ते हैं भाई। 7 पॉइंट है हमारा रोजगार में बढ़ोतरी। तो भाई जब आपको पता होगा वैश्वीकरण नहीं था तब क्या होता था, रोजगार जो है वो नहीं हुआ करता था, बहुत ही कम रोजगार था, यानी कि रोजगार में भी ऑप्शन नहीं था। लोग मोस्टली क्या करते थे, सिर्फ खेती बाड़ी करते थे या पशुपालन करते थे या जंगलों से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना या मछली वगैरह पकड़ना, ये छोटे मोटे काम किया करते थे और कोई काम धंधे थे ही नहीं। लेकिन जब से भाई टेक्नोलॉजी आई है, वैश्वीकरण आया है, रोजगार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। अब तो व्यापार करने के लिए भी लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। बहुत सारे तरीके की भाई
चीज़ें आ रही हैं। अब बहुत से लोग जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं भी एक तरीके से जो काम कर रहा हूँ, रोजगार कर रहा हूँ, वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो देख रहे हो ये सब चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हो पाई हैं? वैश्वीकरण की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। अगला पढ़ते हैं भाई, 8th है हमारा प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी। अब क्या हुआ भाई, जब वैश्वीकरण नहीं आया था तो क्या था भाई, पूरे विश्व में जो है टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई जो भी है, मान लो अमेरिका ने कुछ डेवलप करा तो वो अमेरिका अपने पास ही रखता था, मतलब दूसरों के साथ शेयर नहीं करता था। ऐसी भारत ने कुछ डेवलप कर लिया, कोई टेक्नोलॉजी बना ली, तो वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता था। लेकिन वैश्वीकरण आया तो भाई क्या हो गया, अब जो है एक दूसरे की हेल्प करने लगे, एक दूसरे के साथ जो है ये लोग हेल्प करने लगा, कोऑर्डिनेट करने लगा, मदद करने लग गया। तो इस वजह से जो टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी, वैश्वीकरण के गुण लाभ। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी, वैश्वीकरण के गुण लाभ महत्व। बात एक ही है, तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। और जो अभी ऊपर टॉपिक पढ़ाया हमने विशेषताएं, तो एक तरीके से सिमिलर ही टॉपिक है ये भी, तो आप ये सारे पॉइंट भी सेम ही लिख सकते हो, ये सब सेम ही मान सकते हो, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं भाई ने भी, वैश्वीकरण के आने से भाई क्या क्या लाभ हुए हैं, क्या क्या गुण हुए हैं, क्या क्या महत्व है वैश्वीकरण का। तो पहला महत्व है भाई वैश्वीकरण का, जीवन के स्तर में वृद्धि हुई है। जब से भाई वैश्वीकरण आया है तब से जो है हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था भाई, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे, बहुत ही कम ऑप्शन थे। जो क्वालिटी वगैरह थी वो क्या था, अगर मान लो हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन आज के टाइम पे वैश्वीकरण के आने से क्या हो गया भाई कि अब पैसे कम लगते हैं और क्वालिटी बेहतर मिल जाती है कम पैसों में भी। एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं यहाँ पे आप लोगों को, आपने नोटिस करा होगा भाई, पहले क्या हुआ करता था, जो फ़ोन थे वो फ़ोन भाई 8-8, 10-10 हज़ार के भी भाई कितने रद्दड़ फ़ोन आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे वैश्वीकरण की वजह से भाई आज के टाइम पे 8-10 हज़ार में कितने अच्छे क्वालिटी के फ़ोन जो है आने लग गए हैं। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ चुकोगे। और क्या हुआ है भाई वैश्वीकरण के आने से, विदेशों में रोजगार के अवसर। भाई पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को ऊपर ही बता चुका हूँ, जो पहले क्या होता था, लोग जो हैं भाई रोजगार वगैरह करने के लिए जो विदेश में नहीं जाया करते, लेकिन वैश्वीकरण के बाद जो है रोजगार करने के लिए ये लोग जो है विदेश में जाने लग गए, उनके अवसर बनने लग गए। और क्या आने लग गया भाई, विदेशी विनियोजन। विदेशी विनियोजन का मतलब ये है कि भाई पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, मान लो ये अमेरिका है, हमारे अमेरिका के पास खूब पैसा है, तो वो क्या करता था, दूसरी कंपनियों में या दूसरे देशों में जाके जो है पैसा नहीं लगाया करता था। लेकिन आज के टाइम पे वैश्वीकरण के बाद से क्या होगा, अब ये क्या है, अमेरिका या दूसरे और भी जिनके देश के पास पैसा है वो क्या करते हैं, दूसरे देश में जाके अपनी कंपनियां खड़ी करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और वहाँ से क्या है अपना काम धंधा चलाते हैं। इससे क्या होता है भाई बेनिफिट, इनका भी बेनिफिट है और इन देशों का भी बेनिफिट है, क्योंकि इन देशों में क्या होता है, विकास होता है। जब बाहर से पैसा आ रहा है, यहाँ के लोगों को काम धंधा वगैरह मिलेगा, यहाँ पे कंपनियाँ वगैरह बन रही है तो काम धंधा वगैरह मिलेगा, तो इस वजह से क्या है, इन लोगों का भी विकास हो रहा है। समझ चुके हो आप लोग मेरा पॉइंट। बात करते हैं भाई आप लोगों का 4th पॉइंट की, तीव्र आर्थिक विकास। पहले क्या है भाई, वैश्वीकरण जब नहीं था तो आर्थिक विकास जो है भाई सभी देशों का धीरे धीरे हो रहा था, यानी कि तरक्की धीरे धीरे कर रहे थे लोग। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया भाई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, सारे देशों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प करी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई और व्यापार जो है तेज़ी से बढ़ा, तो आर्थिक विकास जो है सभी देशों का बहुत तेज़ी से बढ़ गया, बहुत तेज़ी से सभी देशों ने डेवलप करा। आगे क्या हुआ भाई, वैश्वीकरण से नवीन तकनीकों का आना। मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया था भाई, प्रौद्योगिकी जो है, ये टेक्नोलॉजी है, वो बहुत तरीके की नई करके टेक्नोलॉजी है, बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी निकल के आई। तो ये पॉइंट सिमिलर है, सेम टू सेम। वैश्वीकरण के आने से भाई क्या हुआ, बहुत तरीके की नई जो है टेक्नोलॉजी निकल के आई, तकनीक निकल के आई। फॉर एग्जाम्पल भाई, पहले जो है हम आटा कैसे पीसा करते थे भाई, पहले हम नॉर्मल चक्की हुआ करते थे उससे पीसते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे पीसते हैं क्या, आप तो इलेक्ट्रिक चक्की वगैरह आ गए, उससे धड़ा आटा पीसता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बात करते हैं भाई आप लोगों का विदेशी व्यापार में वृद्धि। हाँ भाई ये तो कॉमन बात है, ये तो हम भूल ही गए। तो ये क्या है भाई, वैश्वीकरण आने से पहले हम क्या करते थे, विदेशों से साथ व्यापार करते थे, नहीं करते थे, बिल्कुल व्यापार नहीं था। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया, सभी देश जो है आपस में एक दूसरे से जो है व्यापार करने लगे, विदेशी व्यापार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं भाई, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। पहले क्या हुआ करता, जब भाई वैश्वीकरण नहीं था तो हमारे पास जो विदेश की जो मुद्रा हुआ करती थी ना, वो बहुत नाम मात्र की थी, यानी कि विदेश का जो पैसा हुआ करता था वो बहुत नाम मात्र था, तो क्योंकि व्यापार नहीं होता था एक देश से दूसरे देश में। लेकिन आज के टाइम पे क्या है भाई, इसमें क्या है, वृद्धि हो रही है। जो विदेशी मुद्रा है ना, इसका जो हमने यहाँ पे फंड बना रखा है, यानी कि बैंक कह सकते हो एक तरीके से, जहाँ पे हम रखते हैं पैसे विदेश के, ये यहाँ पे पैसे बढ़ रहे हैं, इसमें वृद्धि हो रही है। और इसमें वृद्धि होगी तो भाई हमारा विकास जो है वो होगा। वो क्यों होगा,
क्योंकि भाई हम जो है फिर ईजिली व्यापार कर पाएंगे, बाहर के देशों के साथ ईजिली व्यापार कर पाएंगे, कम कीमतों पर कर पाएंगे और हमारी तरक्की और ज़्यादा होती जाएगी, हमारा डेवलपमेंट और ज़्यादा होता चला जाएगा। अब भाई थोड़े वैश्वीकरण के दुष्परिणाम पढ़ लेते हैं, यानी कि बुरे प्रभाव हैं कुछ वैश्वीकरण के। भाई इतनी सारी अच्छाइयाँ पढ़ा दी तो कुछ बुराइयाँ भी तो होंगी वैश्वीकरण के, ठीक है, तो वो सब पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा दूं, ये जो मैं अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये चीज़ जो है भाई नेक्स्ट चैप्टर में थोड़े और अच्छे से डीप में समझेंगे, परिणाम समझेंगे, उनमें समझ में आएगा कि क्या अच्छे परिणाम हुए और क्या बुरे परिणाम हुए। आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं भाई वैश्वीकरण के दुष्परिणाम क्या हुए हैं। तो पहला है भाई देशी उद्योगों का पतन। देखो भाई क्या हो रहा था जब वैश्वीकरण था, वैश्वीकरण नहीं था तो क्या होता था भाई, हमारे देश में क्या है, हमारे देश की ही कंपनियां थी, हमारे देश की फैक्ट्रियां, उद्योग वगैरह सब हमारे देश का था। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया है भाई, हमारे देश की जो कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह हैं वो कम होती जा रही हैं और बाहर की कंपनी जो हैं वो फैक्ट्रियां, कंपनियां वो आती जा रही है और उन्हीं का बोलबाला जो है चलता जा रहा है और हमारे देश की फैक्ट्री कंपनियां जो हैं वो खत्म होती जा रही है। और क्या परिणाम हुआ भाई, बुरा परिणाम, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। अभी मैंने बताया भाई वैश्वीकरण जब से आया है तब से भाई देश में बाहर की कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा आती जाई हैं और हमारे देश की कंपनियां जो हैं वो ख़त्म होती चली गई हैं। तो ये जो बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, ये बाहर से जो कंपनियां आती हैं, इनका बोलबाला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देश के अंदर भी बहुत, देश की राजनीति में भी भाई हस्तक्षेप जो है करने लग गए हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम है। दूसरा पढ़ते हैं भाई अपना तीसरा, बेरोजगारी में वृद्धि। अभी हमने भाई ऊपर फायदे में पढ़ा था कि रोजगार बढ़ा था, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेरोजगारी भी बढ़ी है। अब वो कैसे भाई, हमने पढ़ा था कि भाई वैश्वीकरण के आने से बहुत सारी कंपनियां वगैरह आई हैं, उससे क्या है रोजगार वगैरह जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई जो हमारे देश की जो कंपनियां वगैरह थी वो उनको नुकसान होता जा रहा है, वो बंद होती जा रही हैं, वो कंपटीशन नहीं कर पा रही है इन बाहर की कंपनियों के साथ। तो जो इनमें जो बंदे काम करते थे, जो इनमें भाई काम धंधा बिजनेस वगैरह अपना कर रहे थे, ये लोग आप वर्कर वगैरह काम कर रहे थे, उनका क्या हुआ, उनका तो भाई पतन हो गया एक तरीके से, उनका तो रोजगार छूट गया ना। तो यही हुआ भाई, बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है वैश्वीकरण से। और क्या हुआ भाई, राष्ट्र प्रेम की भावना का आघात हो रहा है भाई, यानी कि भाई जब से वैश्वीकरण आया है ना, लोग अपने देश से प्रेम जो है वो कम करने लग गए हैं, जबकि बाहर के देशों की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल भाई आज के टाइम पे आप देखोगे हमारे नॉर्मल जो कॉमन हमारे देश में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है इंग्लिश, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, आजकल की जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जबकि हमारे देश में कॉमन लैंग्वेज जो है वो है हिंदी हमारी, और हमें हिंदी को शान से बोलना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे हम शान किसे मानते हैं, इंग्लिश को बोलना शान मानते हैं। तो भाई हमारे देश की भावनाएं कहाँ हैं, प्रेम कहाँ है, देश की चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, बाहर की चीज़ों को अच्छा मानने, बाहर के कल्चर को अच्छा मानने, तो ये चीज़ गलत है। आगे देखते हैं भाई, आर्थिक परतंत्रता। आर्थिक परतंत्र का मतलब गुलामी होता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है भाई, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो भाई अब क्या है, वैश्वीकरण जब तक नहीं आया था तब तक सब कुछ सिस्टम सही चल रहा था, कोई भी देश जो है मतलब आर्थिक तरीके से गुलाम नहीं था। अब वैश्वीकरण जब से आया है तो भाई क्या करते हैं, देश जो है एक देश से दूसरे देश में क्या है लोन ले लेते हैं। अब ये लोन चुकता नहीं पाते हैं तो फिर क्या होता है, ये देश जो है धीरे धीरे जो है इनके डिसीजनों में भी भाई हस्तक्षेप करने लगता है। फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा होगा भाई, चीन वाला सीन देखा, चीन ने क्या कर रखा था भाई, श्रीलंका को बहुत सारे पैसे दे रखे थे, श्रीलंका भाई पैसे लौटा नहीं पाया, तो धीरे धीरे जो है चीन जो है इसमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने लगा, अपनी बातें वगैरह सब मनवाने लग गया, तो एक तरीके से गुलाम सा बन के रह गया था ये श्रीलंका। आई होप आप लोगों की ये चीज़ जो है समझ में आ चुकी होगी। अब लास्ट जो टॉपिक है भाई आप लोगों के इस चैप्टर का, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता रहा हूँ, पेपर में पूछा जाता है, ये आप लोगों की वैश्वीकरण की आलोचना। आलोचना मतलब वैश्वीकरण की बुराइयां। कुछ लोगों ने या कुछ विचारक आप बोल सकते हो, उन्होंने भाई वैश्वीकरण की बहुत सारी बुराई करी है, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अब इसमें। तो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। पहला पॉइंट है भाई हमारा, वैश्वीकरण विरोधी सभी आलोचकों का मानना है कि 20वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में विश्व के बड़े शासकों ने अपने मतलब के लिए विश्व बाजार का प्रसार किया। अब भाई जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं ना जो लोग, जो आलोचक है यानी कि बुराई करने वाले जो लोग हैं, जो वैश्वीकरण को बुरा बताते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो पूरे विश्व में जो राजा वगैरह हुआ करते थे ना, जो शासक वगैरह हुआ करते थे, इन्होंने भाई अपने फायदे के लिए क्या करा, जो पूरे विश्व में व्यापार होने लगा ना, ये इस चीज को और बढ़ाया अपने फायदे के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा इससे क्या नुकसान है क्या नहीं, तो ये पहली बुराई करी। आगे है भाई हमारे नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं, पश्चिम व पूर्व के विकसित देश
और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि ने मिलकर विश्व पर वैश्वीकरण थोपा है। तो भाई दूसरा पॉइंट में आलोचना की गई है कि जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं, ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं ना, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, संस्थाएं होती हैं, जैसे WTO वगैरह ये सब चीज़ें, और भी संस्था होती हैं, उनमें से एक ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं। ऐसी भाई पश्चिम और पूर्व के जो विकसित देश हैं, जो यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया, हमारा ब्रिटेन हो गया, ये जो भाई बड़े बड़े देश हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इन सब ने मिलकर क्या करा, वैश्वीकरण को पूरे विश्व के ऊपर थोप दिया। और किस लिए? अपने फायदे के लिए, क्योंकि फायदा तो भाई इन्हीं लोगों को हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को हो रहा है फायदा। नॉर्मल इंसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप लोग भी देखते हो। हमारे भारत के जो यूथ हैं वो ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं भाई। बंदे PhD भी करके बैठे हैं, तब भी जो है वेले बैठे हैं सारे, कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा उन लोगों को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोग ये चीज़ समझ चुके हो। बढ़ते हैं भाई तीसरी आलोचना की तरफ। आलोचकों का मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों को काम पर लगाने व मुआवजा देने के मानकों और स्वतंत्रता की शर्तों का उल्लंघन करती है। तो भाई तीसरी आलोचना उनकी ये करी गई वैश्वीकरण की, यह कहकर आलोचना करी गई, या आप ये बोल सकते हो वैश्वीकरण की बुराई क्या की गई भाई, कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये जो वैश्वीकरण की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, इससे क्या होता है भाई, श्रमिकों की सुरक्षा नहीं देखी जाती। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा भाई, अभी रिसेंटली में भाई फुटबॉल का क्या हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस स्टेडियम को बनाने में भाई बहुत सारे श्रमिक लगे थे, जो इधर उधर से लिए गए थे बहुत सारे देशों से, और उन श्रमिकों की वहाँ पे बहुत सारी मृत्यु हुई है। तो इसी तरीके से क्या है, श्रमिकों की देखभाल नहीं करी जाती। जब से ये कंपनियां वगैरह आई हैं, ये लोग क्या करते हैं, जस्ट अपना मुनाफा देखते हैं, साथ ही साथ भाई ये क्या करते हैं, श्रमिकों पर काम तो थोप देते दबा के, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है, उनको सैलरी देने की बात आती है, मुआवजा देने की बात आती है, तब आनाकानी करते हैं। और उनकी स्वतंत्रता यानी कि उनकी छुट्टी वगैरह की बात आती है, तब ये आनाकानी करते हैं। और ये सब आप लोगों की कॉमन लाइफ में भी होता होगा, और आप जॉब वगैरह करते होगे तो आप लोग मेरी बात समझ चुके होगे। पढ़ते हैं भाई फोर्थ पॉइंट है भाई हमारा, कई आलोचकों का मानना है कि पिछले 30 साल में विकासशील देशों के बाजार की बनावट और उनका आकार बहुत तेजी से बदला है। भाई बहुत सारे आलोचक क्या कहते हैं, बहुत सारे बुराई करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब से वैश्वीकरण आया है ना विकासशील देशों में, जैसे भारत विकासशील देश है, विकास कर रहा है अभी, तो इस टाइप के जो देश हैं इनकी भाई बाजारों की बनावट जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। वो कैसे? बाजार में आज के टाइम पे तुम देखते हो भाई कितने टाइप के प्रोडक्ट आ गए, कितने टाइप की कंपनियां आ गई, कितने टाइप की वैरायटी आ गई चीज़ों में, ठीक है। तो बाजार बहुत तेजी से बदले और साथ ही साथ उनका आकार भी बदला। जहाँ पहले बाजार छोटे मोटे मार्केट छोटी हुआ करते थे, आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी हो रही है मार्केट है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केटों में। तो ये सब क्या हुआ, वैश्वीकरण का नुकसान है। अगला पढ़ते हैं भाई, वैश्विक स्तर पर पीपल्स ग्लोबल एक्शन नेटवर्क और विश्व सामाजिक मंच के द्वारा वैश्वीकरण के विरुद्ध कदम उठाए गए। तो क्या हुआ भाई, आलोचना करने के लिए, बुराई करने के लिए या वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए जो विश्व का लेवल है ना, यानी कि विश्व लेवल पर 2 प्रोग्राम चलाए गए। 2 प्रोग्राम कौन कौन से हैं वो भाई, पीपल्स ग्लोबल एक्शन नेटवर्क और विश्व सामाजिक मंच। ये 2 प्रोग्राम की मदद से भाई क्या हुआ, वैश्वीकरण का विरोध किया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखना। अगला पढ़ते हैं भाई 6 पॉइंट है भाई, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का एक बड़ा माध्यम इंटरनेट और न्यूज़ मीडिया भी है, और वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे वैश्विक न्याय आंदोलन, वैकल्पिक वैश्वीकरण आंदोलन, कॉरपोरेट विरोधी वैश्वीकरण आंदोलन। तो भाई 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट ये कहता है कि भाई वैश्वीकरण के खिलाफ ना बहुत सारे आंदोलन होते हैं आज के टाइम पे भी, और किस वजह से होते हैं, वो किसके जरिए होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं भाई बहुत से आंदोलन, बहुत से भाई न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है। और इन आंदोलनों के नाम क्या है, एग्जाम्पल दिए हैं भाई। पहला एग्जाम्पल है भाई वैश्विक न्याय आंदोलन, वैकल्पिक वैश्वीकरण आंदोलन, कॉरपोरेट विरोधी वैश्वीकरण आंदोलन। तो ये 3 टाइप के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। यानी कि वैश्वीकरण के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन जो है वो हो रहे हैं आज के टाइम पे। आगे पढ़ते हैं भाई 7 पॉइंट है भाई हमारा, राष्ट्रवादी समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण के विकल्प में राष्ट्रीय राज्य की संस्था को खड़ा करना चाहिए। अब भाई जो राष्ट्रवादी लोग यानी कि जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो लोग जो देश की भलाई के बारे में सोचते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई वैश्वीकरण को हटाओ, और इसके लिए जो भी काम वैश्वीकरण के ऊपर डिपेंड है उसके लिए तुम क्या करो, उसके लिए तुम अपने देश की, अपने राज्य की
जो भी भाई कंपनी है, संस्थाएं हैं, जो भी फैक्ट्री हैं, उन पे डिपेंड हो जाओ, उनको तरक्की करवाओ, ऐसा कहते हो। तो ये आलोचना की गई है। क्या कहते, लास्ट आलोचना और पढ़ लेते हैं भाई। नो लोगो पुस्तक वैश्वीकरण के आलोचकों की घोषणा पत्र की तरह बन गई है। अब ये नो लोगो क्या है भाई, ये एक बुक का नाम है। अब इस बुक में क्या है भाई, बहुत सारी आलोचनाएं करी गई हैं भाई, वैश्वीकरण की बहुत सारी बुराइयां करी गई हैं। और ये जो बुक है ना भाई, एक तरीके से जो आलोचना करते हैं वैश्वीकरण की, उनके लिए एक तरीके से ये घोषणा पत्र बन गई है। घोषणा पत्र का मतलब कह सकते हो आप, उनकी एक तरीके से आवाज बन गई। आई होप आप लोगों को ये सारी जो है वैश्वीकरण की आलोचना समझ में आ चुकी होंगी। ये पूरा आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नोट्स लेने हो तो नीचे आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें भाई प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा फॉलो कीजिएगा और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मेरी टीचिंग में कुछ मिस्टेक्स लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।